जय हिंद दोस्तों। सीएपीएफ के लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिटी की एनालिसिस की थी और हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले ही हमने कवर कर लिया। इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। मेरा नाम है अंकित सिन्हा। वीडियो में आगे बढ़ने का तरीका आप जानते ही हो, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, देन वीडियो में आगे बढ़ना है। अगर आप सीएपीएफ या सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सूर्यवीर बैच ज्वाइन कर सकते हैं और ये नंबर है जहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। क्लास ऐप और वेबसाइट में कंडक्ट होती है। पहला क्वेश्चन ये है जिसमें आपसे कह रहे हैं कि पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव का पार्ट कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट नहीं है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। दोस्तों ऐसे सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? या तो हम करंट अफेयर पढ़ें, मैगजीन्स वगैरह में होते हैं, बट बहुत सारे स्कीम्स हो जाते हैं तो कई बार इन्हें भी सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है, इवन दो हमने करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। दूसरा तरीका है, अगर हम पीवाईक्यू थोरोली कर रहे हैं तो वहाँ से भी कई बार एज मिल जाती है और ये बहुत अच्छी बात है। अब ये सवाल आप पढ़ो, पहले आप वीडियो पोस्ट करो, ये क्वेश्चन पढ़ो खुद से। देखो क्या कह रहे हैं, कुछ स्टेट्स दिए अगर आपको आंसर करना है और कौन से पेपर का ये क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है मैंने, जस्ट अ सेकेंड, जेकेपीएससी 2025 का। अब बात कुछ ऐसी है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जो अप्रोच हम लेते हैं वो ये कि जब स्टेट पीसीएस को रिसेंट वाले में प्रिपेयर करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन खुद ही प्रिपेयर हो जाते हैं। इसमें देखिए वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, ये दिए। अगर आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूर्वोदय प्लान जो कि यूनियन बजट 2024 में अनाउंस हुआ है, इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने करा है तो विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे और ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आप पीवाईक्यू का मतलब समझते हो सिर्फ यूपीएससी के पीवाईक्यू कर लें। कुछ लोग तो पहले बस सीएससी के करते थे, अब बहुत सारे लोगों ने बताया, टॉपर्स ने बताया, कुछ टीचर्स ने बताया, तो अब लोग बाकी एग्जाम्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं बट यूपीएससी के ही पीवाईक्यू कर रहे हैं। लेकिन आप देखो स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यू भी यूपीएससी में पूछे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। और हमारे पास उस स्टेट के नाम दिए गए, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा। कह रहे हैं कि जो यूनियन बजट 2024 का आया उसमें पूर्वोदय प्लान के अंदर कौन कौन से स्टेट शामिल थे और ये आपके ऑप्शंस। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो विद इन सेकेंड्स आप ऐसे क्वेश्चन भी मार्क कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये सेम ही सवाल तो पूछ रहे हैं ना, कुछ तो अलग नहीं है। इससे ये साबित होता है स्टेट पीसीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है करके जाना, बट ये करना बहुत डिफिकल्ट है एस्पायरेंट के लिए। इसी वजह से, क्योंकि देखो स्टेट पीसीएस ना स्किप ही करते हैं लोग, बट इंपॉर्टेंट वाले अगर हम कवर कर लें तो बहुत हाई चांसेस है इन्हें आप सिर्फ करंट अफेयर प्रिपेयर करके सॉल्व कर नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से समग्र बैच के अंदर पूरे स्टेट पीसीएस डिटेल्ड वे में कवर है, जितने भी रिसेंट पेपर है वो हम अपडेट करते जाते हैं, तो इस वजह से बहुत हेल्पफुल हो जाती है वो बैच। खैर पूर्वोदय प्लान की अगर हम बात करें तो देखो जो पूर्वोदय इनिशिएटिव है, ये पीआईबी से मैंने लिया है। जो पूर्वोदय इनिशिएटिव है ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्लान है और ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है ईस्टर्न रीजन में, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल। अगर आप मैप पे क्लैरिटी रखते हैं तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे हैं ईस्टर्न रीजन की बात कर रहा है। और इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए और देश में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को यानी आर्थिक गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जाए, इन चीज़ों के बाद। और ये खास तौर से आप देखो जो विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया का जो हमारा इनिशिएटिव है, इन चीज़ों की हम बात इसमें करते हैं क्योंकि जो डेवलप्ड इंडिया का मेन कोर है वो इसी चीज़ पे टिका हुआ है कि हम एचआरडी को कैसे डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाएं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देश में कैसे क्रिएट करें। अब अगर आप इसमें पढ़ो, देखो इनमें सारी चीज़ें बता रखा है इन्होंने कि क्या क्या चीज़ें शामिल होगी पूर्वोदय के अंदर, और ये ईस्टर्न रीजन में खास तौर से फोकस करता है। तो अब आंसर आपको पता होगा। देखिए बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल में से जो छत्तीसगढ़ है वो शामिल नहीं है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव का पार्ट है। अगर आप मैप से याद करेंगे तो थोड़ी आसानी होगी। इसमें देखो कौन कौन से स्टेट हैं, तो ये बिहार है, सेकेंड, ये झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। आई गेस यही 5 स्टेट हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे यही हैं बट देख लो आप, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। तो मैप से याद करना आसान है क्योंकि ये देखो ईस्टर्न स्टेट हैं, ये सारे ये वाले ईस्टर्न स्टेट हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश शामिल है, वेस्ट बंगाल भी शामिल है, असम शामिल नहीं है, बिहार शामिल है, सिक्किम भी शामिल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल नहीं है, ओडिशा शामिल है। तो 1 है, 2 है, 4 है और इसके बाद 7 है। आई गेस ये 4 ही हैं, तो 1, 2, 4 और 7 ऑप्शन बी में है, सो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट वाला बताना है।
पहले कह रहे हैं स्मॉल मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज को कवर करता है। दूसरा ये क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है। तीसरा ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने का काम करता है लेबर इंटेंसिव सेक्टर में। अगर आपने बहुत सारे सवाल सॉल्व कर रखे हैं तो ऐसे क्वेश्चन में ना ही आपको सोर्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही पीवाईक्यू की, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आप कॉमन सेंस के थ्रू ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के मिशन की बात आएगी, नाम से स्पष्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से जुड़ा हुआ होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो जिनमें फैक्ट या डेटा है उन्हें वो गलत कर सकते हैं। जैसे क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग मिशन होगा तो क्लीन टेक पे ही बात करेंगे। ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे पॉल्यूशन को कर्व करना, ऊपर से नेशनल लेवल पे। सेकंड तो आंसर में आएगा, यानी ये हट जाता है। अब ये कह रहा है फैसिलिटेट करेगा, यानी हेल्प करेगा, तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए मिशंस तो होते हैं, यानी थर्ड भी सही होगा। देखो ये भी हट गया, ये भी हट गया, थर्ड बस इसमें है, सो आंसर इज डी, राइट। और अगर आप ये भी सोचो कि यार इसमें फर्स्ट जो है, अगर स्मॉल मीडियम लार्ज इंडस्ट्रीज वाली बात में अगर आप कंफ्यूज भी हो तो देखो वैसा कहीं ऑप्शन ही नहीं रखा है इसमें जब आप एलिमिनेट करते हो तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस, क्योंकि देखो पेपर में कामनेस भी मैटर करती है और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सारी चीज़ें पढ़ के जा पाओगे, राइट। ये भी आप मान रहे हो और इस वजह से हमें लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये डेटा है, फैक्ट्स हैं, तो चीज़ें समझ लेते हैं ताकि अगर ये दोबारा रिपीट हो तो हम सॉल्व कर पाए। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ये जो मिशन है ये स्मॉल मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज को कवर करता है। यूनियन बजट में ही अनाउंस्ड है। मोस्टली क्वेश्चन बजट से ही पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे आप देखो तो बजट इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से ही क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं और कुछ स्टेटिक वाले कंसेप्ट भी हैं। तो स्मॉल मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज को कवर करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ब्रॉड करते हुए, और ये क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है और खास तौर से डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को इन्हेंस करना, और जिनमें सोलर सेल्स वगैरह शामिल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की जाए और अगर सोलर वगैरह का ज़्यादा यूज किया जाए तो बहुत सारी बिजली की खपत जिससे पॉल्यूशन ओवरऑल बढ़ता है, उन चीज़ों को हम रोक पाएंगे। अगर हम ईवी बैटरीज यूज़ करते हैं जो रिचार्जेबल होती हैं तो इससे बहुत सारा वेस्ट वगैरह बचता है। इसी के साथ ही वाइन टरबाइन यूज़ कर सकते हैं, सारी देखो क्लीन एनर्जी है वाइन टरबाइन वगैरह। और ये इंडिया के क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन कर रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है, ये भी सही है। देखो खास तौर से नेशनल लेदर एंड फुटवेयर प्लान, जिनमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अराउंड 22 लाख जॉब को क्रिएट करने वाला है। एमएसएमईज वगैरह को सपोर्ट करना, और जिसमें 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, इन सब लोगों को खास तौर से टारगेट करता है और कंट्रीब्यूट करेगा सिग्निफिकेंटली इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो आप समझ पा रहे हो कितने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, और इसमें खास तौर से लेबर इंटेंसिव सेक्टर की बात की गई है। वैसे सेक्टर जहाँ पे श्रम का, लेबर का बहुत बड़ा रोल है, उन सेक्टर को ये टारगेट करेगा हमारा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको नेचर ऑफ गुड और इनकम इलास्टिसिटी के बेस पे बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल सीएपीएफ में आते हैं, बहुत सारे यूपीएससी एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, सिविल सर्विस में ही पूछे जाते हैं, कई बार 2-3 सवाल भी देखने को मिलते हैं, तो आप स्किप नहीं कर सकते हो। एक बड़ा वेटेज है और बहुत बड़ा टॉपिक है भी नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप जो एनसीईआरटीज़ है हमारी 11th-12th वाली से प्रॉपरली कवर कर लेते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन फ्रेम्ड है। देखिए इनकम इलास्टिसिटी के बारे में आपको बताना है कि अगर ये नेसेसिटी गुड्स हैं तो 0 से 1 के बीच इनकी इलास्टिसिटी होगी। अगर ये लग्जरी गुड है तो 1 से ज़्यादा होंगे, इन्फीरियर होंगे तो 0 से कम होंगे। आपको बताना है करेक्ट। मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाऊंगा, बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो कुछ इसमें फिसी लग रहा है, आपको कुछ डाउटफुल सा लग रहा है। देखो लग्जरी में कह रहे हैं मोर देन 1, फिर इन्फीरियर में कह रहे हैं मोर देन 0, तो मोर देन 0 तो ओवरऑल मोर देन 1 भी हो गया ना। मैथमेटिकली भी ये साउंड करेक्ट नहीं कर रहा है, तो 2 और 3 तो साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि लग्जरी का मतलब अगर ये मोर देन 1 है तो इन्फीरियर ऑब्वियसली कम होना चाहिए। तो सेकेंड और थर्ड तो साथ में नहीं आएगा, तो ये 2 तो ऐसे भी हट जाते हैं और 1 and 3 और 1 and 2 बचता है। अब इसमें अगर आप एलिमिनेट कर पाओ, थोड़ा आइडिया तो सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका पूरा ग्राफ बनता है। जिनकी इकोनॉमिक्स रही होगी 11th-12th में उन्हें पता होगा कि किस तरह से ये सॉल्व करते हैं, इनका परसेंटेज होता, फॉर्मूला होता, बट ये सब मैं नहीं सिखाने वाला हूँ आपको। हमारा टारगेट ऑडियंस है हर तरह के एस्पायरेंट्स जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं भी है। ओके तो मैं ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को करने के बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो आप सारे इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो देखो क्या होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन हिंदी में, या
अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहें तो चेंज, कितना चेंज आ रहा है इनकम के कारण डिमांड में। देखो अगर इनकम बढ़ती या घटती है तो डिमांड अलग अलग तरीके से बढ़ या घट सकता है, डिपेंडिंग ऑन द गुड, किस तरह का सामान है उसके बेस पे डिमांड के बढ़ने या घटने से, जो कि फैक्टर होगा इनकम का। मान लो इनकम किसी की 500 है, 1000 हो गई, तो वो अलग अलग गुड्स पे किस तरह का इंपैक्ट डालेगा। तो ये मेजर करता है द एक्सटेंट टू विच डिमांड चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। इनकम में जो चेंज आया उसके रिजल्ट के बेस पे डिमांड में क्या बदलाव आया। डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, कंसेप्ट पूछेंगे। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये बहुत आसान है समझना। क्वांटिटी में कितना बदलाव आया उसको आप जब डिवाइड कर दोगे इनकम में कितना चेंज आया उससे, तो आपकी इलास्टिसिटी निकल कर आ जाएगी। इसमें ना डिग्रीज पे क्वेश्चन पूछते हैं वो। देखो अलग अलग तरीके से इलास्टिसिटी हो सकती है। मान लो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे गुड का डिमांड इंक्रीज हो रहा है इनकम के साथ। मान लो आपकी इनकम बढ़ी तो डिमांड भी उस चीज की बढ़ गई, उस पर्टिकुलर गुड की बढ़ गई, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। नाम से ही समझ आ रहा है ये तो ये नॉर्मल गुड के साथ होता है। नॉर्मल गुड आप कोई भी कंज्यूम कर रहे हो, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप उसे ज्यादा कंज्यूम करने लगोगे, राइट। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो ग्राफ भी मैं बता देता हूँ, हालांकि ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बट इससे बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, और इस साइड में इनकम लिख रहा हूँ, तो अगर ये हमारी इनकम थी और इतना हमारा डिमांड था, अगर इनकम हमारी बढ़ गई, मान लो ये बढ़ करके इतनी हो गई, तो ये डिमांड भी इस तरह से बढ़ जाएगा। तो ये जो स्लोप आया ना, ये जो स्लोप बना, यही हमारा है इलास्टिसिटी। इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ये डिमांड कर बोल लो, इलास्टिसिटी कह लो, क्योंकि ये डिमांड की इलास्टिसिटी को दिखा रहा है। तो ना एग्जाम्पल ध्यान से समझना, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मान लो किसी पर्सन की इनकम है 20,000 और उसकी इनकम बढ़ गई 25,000। तो इनकम राइज से पहले लेट सपोज वो 3 मूवी टिकट खरीदता था, इनकम बढ़ने के बाद वो 5 मूवी टिकट खरीदने लग गया। यानी हम कह सकते हैं कि इनकम बढ़ा इसलिए डिमांड बढ़ी। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है। मान लो फ्रूट्स है, इनकम इंक्रीज हुआ, पीपल ज़्यादा एप्पल्स ऑरेंजेस ग्रेप्स बाय करने लग गए, राइट। तो हायर इनकम से ज़्यादा डिमांड जनरेट हो गई, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी जस्ट इसका उल्टा, जब डिमांड विच द डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीजेज विद द फॉल इन इनकम। इनकम में जब कमी आई ना तो डिमांड बढ़ गया, या फिर वाइस वर्सा, या आप कह सकते हो कि डिमांड अगर डिक्रीज हुआ तो इनकम बढ़ गई। मतलब दोनों ही केसेस ट्रू हैं। इसका भी बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे ये जनरली इन्फीरियर गुड्स के साथ डील करता है। इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, देखो मान लो कोई ऐसा सामान है जो इन्फीरियर है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही कम है, तो जब लोगों की इनकम बढ़ गई तो वो कम कंज्यूम करेंगे इन्फीरियर गुड्स को, वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीदने लग जाएंगे, राइट। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज कोई सोप है, एक सोप 10 रुपीज़ वाला है, एक सोप 50 रुपीज़ वाला है। किसी की इनकम बढ़ गई, पहले उनकी इनकम लेट सपोज 20,000 थी, अब बढ़ के 25,000 हो गई, तो अब वो 10 रुपीज़ वाला सोप नहीं लेंगे क्योंकि वो इन्फीरियर क्वालिटी का, अब वो 50 रुपीज़ वाला लेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये क्या है, ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है। तो इसका भी ग्राफ हम बना सकते हैं अगर चाहे तो। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस हिसाब से हम इसे दिखाएंगे कि यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी है वो है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड कह लो आप, क्वांटिटी डिमांडेड, और इस साइड में इनकम है। तो इनकम मान लो पहले इतनी थी तो क्वांटिटी डिमांड इतना था, अब क्या है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो गई। तो इनकम ये बढ़ करके मान लो यहाँ तक हो गई, और अब जो है क्वांटिटी डिमांड बस यहीं तक हो पा रहा है। मैं अलग कलर में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये इस तरह से नया वाला हमारा रिप्रेजेंटेशन है, और अब आप इसे ड्रॉ करना चाहो तो इस तरह से स्लोप बनेगा। सो ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है। अब ये देखो जीरो इनकम इलास्टिसिटी, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एनी चेंज इन इनकम लीड्स टू नो चेंज इन डिमांड। यानी इनकम कितनी भी बढ़ जाए या घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता डिमांड में, डिमांड ज्यों का त्यों रहेगा। वो होता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इनकम राइजेस बट डिमांड शोज नो चेंज। तो इसका देखो नेसेसिटीज, मान लो नमक है, ठीक है, नमक साल्ट। अब अगर किसी की सैलरी 10,000 से 50,000 हो गई तो ऐसा तो नहीं है कि वो सॉल्ट पहले 1 kg खा रहा था अब 10 kg खाने लग जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट, राइट। तो ये जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसका ग्राफ भी आप चाहो तो बना सकते हो। देखो इस तरह से ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे आप लिख लो इनकम और इस साइड में लिख लो क्वांटिटी डिमांड फॉर साल्ट। ये इतनी ही रहेगी पूरी की पूरी डिमांड,
ठीक है, हर केस में। यहाँ भी इनकम है जितनी भी, मान लो ये y1 इनकम है, ये y2 इनकम है, ये y3 इनकम है, हर एक केस में इनकम कितनी भी हो, ये वाला जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये इनकम वाला है, इनकम वाला ग्राफ। देखो इनकम जितनी भी हो डिमांड तो सेम ही रहा ना, तो ये होता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट भी देख लो, इसके बाद तो फिर कुछ भी अलग से नहीं करना, फिर पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का आप समझ लो क्रक्स आपके पास है। तो प्राइस इलास्टिसिटी अगेन सेम नाम से ही समझना है। देखो नाम से आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, यहां से ये क्लियर हो रहा है कि डिमांड चेंज पे प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंज आने से डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। किसी भी सामान का दाम बढ़ या घट गया तो वो कैसे अफेक्ट करता है ओवरऑल कंज्यूमर को। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं ईपी, यानी वही इलास्टिसिटी दिखा रहा है ये प्राइस की इलास्टिसिटी को, परसेंटेज। ये देखो डेल्टा ना चेंज होता है, चेंज मतलब बदलाव, क्यूडी यानी क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्राइस, यानी क्वांटिटी डिमांड को आप न्यूमरेटर में रखोगे और प्राइस से डिवाइड कर दोगे। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो इनके डिग्री की बात करते हैं कि प्राइस से डिमांड में किस तरह से चेंज आता है, क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं। तो इसमें पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो परफेक्टली इलास्टिक नाम से समझ आ रहा है कि ये इलास्टिक है और वो भी परफेक्ट तरीके से। कैसे, देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज आया तो डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। देखो रियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। मान लो आलू है 30 रुपये किलो, ठीक है, पोटैटोज 30 के हैं, अगर ये 32 हो जाए तो ऐसा तो नहीं है कि पहले अगर किसी एरिया में खपत थी 100 kg, कंजम्पशन था 100 kg, तो बढ़ के 400 किलो हो जाएगा। इतने से चेंज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट इकोनॉमिक्स में हम सारे पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करते हैं। तो भले ये रियल में एग्जिस्ट ना करे, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर स्लाइड चेंज आया प्राइस में तो डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आएगा। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्राइस और यहाँ लिखूँ डिमांड, लेट सपोज पहले प्राइस थी 30 रुपये, ठीक है, और डिमांड 100 यूनिट था, यूनिट्स में है ये, फिर ये प्राइस होकर के 30 ही रही, 30 या 31 रही, बहुत ही मिनिमल सा चेंज आया और ये डिमांड इस तरह से बढ़ने लग गया 100, 200, 300, 400। तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक। यानी अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखूं तो ये आएगा इलास्टिसिटी इक्वल्स इनफाइनाइट। तो ये है परफेक्टली इलास्टिक। अगर आप ग्राफ चाहो तो ग्राफ भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इसका। देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड लिखूँ, क्वांटिटी डिमांडेड, और ये हमारा प्राइस है, तो किस तरह से ये चेंज आएगा। पहले लेट सपोज यहाँ थी क्वांटिटी इसकी, ये क्यू था, और अब क्वांटिटी में थोड़ा चेंज आया है, इस तरह से ये कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। प्राइस वाला ग्राफ है, देखो ये प्राइस वाला ग्राफ है ना, तो ये प्राइस हमेशा सेम ही रहा, ठीक है। क्वांटिटी कम भी हुआ ज़्यादा भी हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे प्राइस हमेशा सेम ही रहा। इसका उल्टा भी आप वाइस वर्सा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि क्वांटिटी जो है वो इस तरह से बढ़ती गई बट प्राइस सेम रहा। सो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक। आपसे वो सिंपली पूछेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया तो इनफाइनाइट चेंज आ गया डिमांड में। अब ये देखो इसका उल्टा परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे प्राइस में चेंज बहुत आ रहा है बट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या है, जैसे प्राइस थी 20, 30, 40, इस तरह से प्राइस बढ़ी बट डिमांड में क्या फ़र्क आया। डिमांड पहले भी 100 यूनिट था, बाद में भी 100 है, तो इस तरह से ये डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। तो प्राइस में चेंज आया बट डिमांड में चेंज नहीं आया, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विद चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ई डी इक्वल 0, यानी जो इलास्टिसिटी है वो 0 है। इलास्टिसिटी 0 है क्यों, क्योंकि कोई चेंज नहीं आया डिमांड में। प्राइस कितना भी बढ़ गया घट गया कोई चेंज नहीं आया। ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत चीज़ों का हो सकता है जहाँ पे हम ये डे टू डे लाइफ से एसोसिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप परफेक्टली इन इलास्टिक का एग्जाम्पल देखना चाहो तो क्या हो सकता है, मान लो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, इनकम कितना बढ़ जाए, अगर लोग ज़्यादा इंसुलिन तो नहीं बाय करने लग जाएंगे, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बाय करेंगे, तो वो है परफेक्टली इन इलास्टिक। नेक्स्ट देखो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या होगा कि चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी जितना परसेंट क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा उतना ही परसेंट प्राइस में चेंज आएगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो कि प्राइस है 20 रुपीज़, फिर ये प्राइस घट के 10 रुपीज़ हो गई। डिमांड में क्या चेंज आया, देखो डिमांड में ये चेंज आया कि पहले किसी चीज़ का कंजम्पशन था 100 यूनिट, बाद में हो गया 150। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये देखोगे कि 50% प्राइस घटा तो डिमांड क्या हुई, 50% बढ़ गई। दैट्स इट, यही होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
ग्राफ चाहो बनाना तो बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले ये वाई एक्सिस लोगे, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड दिखाओगे, इस साइड में प्राइस, यानी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो अगर इस साइड में यहाँ मैं लिखूँ क्यू और ये बढ़ करके क्वांटिटी इस तरह से हुई, तो प्राइस में क्या चेंज आया? पहले प्राइस था यहाँ पे अगर, और ये प्राइस का इस तरह से ग्राफ बन रहा था, अब क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा? तो अब देखो, अगर हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हुई, ये देखो क्वांटिटी इंक्रीज हुई, या यूं कहें डिमांड इंक्रीज हुई, तो हम कह रहे हैं कि प्राइस डिक्रीज हुई, यानी प्राइस यहाँ था, ये थोड़ा ऐसे डाउन चला जाएगा, और अब आप इसे ऐसे बना लोगे। तो ये जो चेंज है, यानी ये जो एरिया है ना, वो एरिया, ये कैसे मिट गया, ये जो एरिया है ना, ये वाला पार्ट, ये इसके इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है ना प्राइस में, उतना ही परसेंट डिक्रीज हो रहा है डिमांड में। तो यही होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यानी यहाँ पे एक बात, हम अगर इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1। समझ आ गई यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? तो आपसे जब कहेंगे कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट देखो, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी कह सकते हो इसे, या फिर आप ग्रेटर सिंपली कह सकते हो हाईली इलास्टिक डिमांड, ऐसे भी कई बार लिखा होता है हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब क्या है कि जो परसेंटेज चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, इट इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल क्लियर नहीं होता अच्छे से, तो एग्जाम्पल देख लो। ये प्राइस है, ये डिमांड है। पहले प्राइस थी 20, तो डिमांड था 100। अब जब 20 रुपये से घट के 10 रुपये हो गए, तो डिमांड हो गया 200। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी यहाँ पे जो हमारा ED है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक का मतलब समझ आ गया कि जो प्राइस है अगर वो घटा तो डिमांड ज़्यादा तेजी से बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे प्राइस 50% ही घटा है ना, 50% घटा, बट डिमांड देखो पूरा का पूरा 100% बढ़ गया। समझ आ गई बात? तो थोड़ा सा प्राइस घटा बट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके एग्जाम्पल हम क्या क्या ले सकते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे मान लो कोई मोबाइल फ़ोन है 20,000 का बिकना है, जैसे ही वो 18 का होता है, आप देखना वो क्या कहते हैं, कुछ सेल वगैरह आते हैं ना फ्लिपकार्ट अमेजोन में, BBD सेल वगैरह, तो उनमें आप देखना बहुत ज़्यादा बिकने लग जाते हैं ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह। थोड़ा सा प्राइस घटा और चीज़ें ज़्यादा बिकने लग गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में लोगों को पता है बहुत ज़्यादा प्राइस तो डिक्रीज़ नहीं होना, 10-15% होंगे, तो उस पर हम परचेज़ कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नमक का पैकेट अगर 10 रुपये से 12 रुपये हो गया तो कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा, इन चीज़ों में नहीं देखने को मिलेगा यूजुअली। तो ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये कैसे काम करता है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज है वो कम है प्राइस के मुकाबले, प्राइस के चेंज के मुकाबले। ये डेल्टा हमेशा चेंज होता है, ठीक है, ये क्लियर रखना माइंड में। तो इसे मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेस इलास्टिक को, कि अगर प्राइस है 20 और ये घटकर हो गया 20 से 10, तो डिमांड क्या हुई? 100 से 120 हो गई। अब आप देखो क्या हुआ यहाँ पे ये हुआ कि जो क्वांटिटी डिमांड है उनमें जो परसेंटेज चेंज आया, इट इज़ लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे देखो कितना परसेंट का चेंज आया, 20 से 10 हो गया ना ये, यानी 50% प्राइस ड्रॉप हो गया। डिमांड कितना बढ़ा? 20% ही बढ़ा। यानी क्या ज़्यादा परसेंटेज चेंज किस में ज़्यादा आया? प्राइस में, है ना, प्राइस में ज़्यादा चेंज आया, प्राइस में ज़्यादा चेंज आया क्वांटिटी डिमांड के मुकाबले। तो इसे ही कहते हैं, परसेंटेज लिखना ज़रूरी है ताकि क्लैरिटी मिल जाए। सो ये इसका इक्वेशन है। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो ये भी आप समझ पा रहे होगे, लेस देन यूनिटरी डिमांड में जो ED आएगा वो 1 से छोटा आएगा। यहाँ तक समझ आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो बस क्विक रिकैप करो। ये वाला अगर आप याद रख लो तो सारा काम बन जाएगा। देखो, परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे जो डिमांड है, इलास्टिसिटी क्या है? वो इनफाइनाइट है। यानी प्राइस चेंज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है इनफाइनाइटली। इवन टाइनी इंक्रीज इन प्राइस कैन लीड टू पीपल बाइंग जीरो। मतलब क्या है ना, अगर थोड़ा भी प्राइस बढ़ा या घटा तो क्या होगा? लोग जीरो परचेज करने लग जाएंगे। जैसे मान लो कि सेम प्रोडक्ट है, 100 डिफरेंट शॉप में मिल रहा है, सारे शॉप 40 में बेच रहे हैं, अगर किसी ने 41 भी बेचा तो
सिंपल सी बात है कि बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे दूसरे दुकानों की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और इस हिसाब से आपका होगा कि डिमांड उस पर्टिकुलर केस में जीरो हो गया। और ये परफेक्टली इलास्टिक है और ये आप जानते हो ये आइडियल सिचुएशन है, ये रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करती, बट समझने के लिए हम ये देख रहे हैं। देन परफेक्टली इन इलास्टिक, ये भी मैंने आपको बता दिया कि नो मैटर हाउ मच द प्राइस चेंज द क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है, उन्हें इंसुलिन खरीदना ही है, अब अगर प्राइस 100 है तो भी खरीदेंगे, 500 है तो भी खरीदेंगे, उनका लाइफ डिपेंड है ना उस पर, तो कंजम्पशन वो रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं सेम डिमांड एट ऑल प्राइसेस। आप कितना भी दाम रख लो, डिमांड सेम होने वाला है। समझ आ गई बात? बहुत आसान है ये तो। फिर हाईली इलास्टिक, तो हाईली इलास्टिक के भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। मान लो एक स्मॉल प्राइस चेंज कॉजेज अ लार्ज चेंज इन डिमांड। जैसे मान लो रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा है, अगर पिज़्ज़ा में वहाँ पे 10% प्राइस बढ़ गया तो लोग बर्गर या सैंडविच वगैरह खाने लग जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, समझो ध्यान से, वहाँ पे ये हो रहा है 10% डिमांड बढ़ा बट कंजम्पशन 25% गिर गया। तो ये क्या हो गया? हाईली इलास्टिक, यानी थोड़ा प्राइस चेंज हो, बहुत ज़्यादा लचीला, हाईली इलास्टिक। नाम समझ आ रहा है ना? यह सिंपल सा इसका फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में आपने जितना इंक्रीज करा ना उसके मुकाबले ज़्यादा चेंज आ गया डिमांड में। देन लेस इलास्टिक, जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे डिमांड चेंज हो रहा है बट बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन प्राइस। जैसे मान लो पेट्रोल का प्राइस 10% बढ़ गया तो क्या कंजम्पशन 10% घटेगा? नहीं, थोड़ा ही घटेगा, 2 या 3% ही घटेगा, ठीक है, क्योंकि लोगों को ट्रेवल करना है, तो इस हिसाब से ये लेस इलास्टिक है। देन यूनिटरी इलास्टिक, तो नाम से समझ आ रहा है यहाँ पे ईडी क्या है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लो क्लोथिंग वगैरह है, तो अगर प्राइस 10% बढ़ा तो डिमांड वगैरह भी आप देखोगे तो 10% घट जाएगा, है ना, क्योंकि बायर पोस्टपोन कर देंगे या फिर एडवांस परचेज कर लेंगे। तो ये यूनिटरी इलास्टिक है। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले आप ये ट्राई करो, अब आपसे ये सॉल्व हो जाना चाहिए अगर आपने लेक्चर अटेंटिवली सुना है तो। नेचर ऑफ गुड्स, नेसेसिटी, लग्जरी, इन्फीरियर और इनकम इलास्टिसिटी है। तो पहला कह रहा है नेसेसिटी गुड्स। तो नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं? नेसेसिटी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बिल्कुल जरूरी हैं, है ना, सर्वाइवल के लिए। तो इस हिसाब से इसकी इलास्टिसिटी क्या रहती है? देखो, डिमांड का इंक्रीज स्लो होता है इनमें, यानी लोगों का इनकम बढ़ता है, लोग थोड़ा ज़्यादा खरीदते हैं, और तो इस हिसाब से ये 0 से 1 आता है। और जैसे दूध, चावल वगैरह। देन लग्जरी गुड्स है, तो लग्जरी गुड्स इनकम बढ़ता है तो लोग ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं ना, क्योंकि डिमांड का इंक्रीज फास्ट होता है, एक्स्ट्रा इनकम आ रही है लोगों की, तो वो लग्जरी गुड्स की तरफ भागेंगे, जैसे एसी, कार वगैरह। देन इंफीरियर गुड्स, तो इनकम बढ़ता है तो लोग कम खरीदते हैं, है ना, डिमांड का इंक्रीज नहीं होता, उल्टा यहाँ पे घट जाता है, क्योंकि लोग बेहतर क्वालिटी के सब्स्टिट्यूट्स गुड लेने लग जाते हैं। कई बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें बताने की नीड नहीं है। तो इस हिसाब से मोर देन 0 तो होने से रहा ये, इनफैक्ट ये लेस देन होगा। तो आंसर क्या है यहाँ पे? 3 को आप हटा दो, बाय एलिमिनेशन आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 2 ओनली। अब वैसे अगर आप ये देखना चाहो ना ग्राफ, जो एक सिंगल ग्राफ था, इसमें आपको बहुत चीज़ें अब समझ आने लग जाएंगी। अब देखो ये, जैसे कई बार मैंने आपको प्लॉट भी करके दिखाया कि ये क्वांटिटी वाला है और ये इनकम वाला, यानी ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, पहले इन्होंने बताया है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कि नॉर्मल गुड्स इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे ये जो है 0 से 1 के बीच है नेसेसिटीज़ में, है ना, नेसेसिटीज़ में 0 से 1 के बीच है। देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब? जब 1 से ज़्यादा हो। तो 1 से ज़्यादा कब होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? जब नॉर्मल गुड होंगे। देखो ये वाला इसका ग्राफ है, नॉर्मल गुड होंगे, इलास्टिक डिमांड होगा यहाँ पे, जैसे लग्जरी गुड वगैरह, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा होंगे लग्जरी गुड के केस में। देन इसके बाद देखो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे 0 से कम होंगे, यानी ये इन्फीरियर गुड्स के केस में होगा। तो ये मोर देन 0 नहीं बल्कि लेस देन 0 होगा। इसका रीज़न भी समझ आ गया आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लग्जरी गुड्स लोग कम खरीदने लगेंगे, ठीक है। ये हो गया डेटा। देन अब इन्होंने सॉल्व भी करके दिखाया कैसे होगा। जैसे देखो ये पूरा ना वैसे ग्राफ है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत आसान है। जैसे डिमांड 1 था, ठीक है, अब 1 से बढ़ के 1.5 हो गया, डिमांड बढ़ गया। अब ये देखो इनकम 1 थी, 1 से 3 हुई, मतलब इनकम कितनी बढ़ गई? इनकम यहाँ पे 3 गुना बढ़ गई, और जो डिमांड है वो कितना बढ़ा? वो 1.5 गुना बढ़ा। तो इस हिसाब से ये पॉजिटिव कर्व आया। पॉजिटिव कर्व आया, दैट मीन्स क्या हुआ? ये नॉर्मल गुड के केस में है, यानी इनकम ज़्यादा बढ़ी, उसके मुकाबले में जो डिमांड है वो थोड़ी सी बढ़ी। तो यही होता है नॉर्मल गुड्स के केस में। और यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है? 0.25 आ रहा है, यानी ये 0 से 1 के बीच है। मैथमेटिकली भी ये चीज़ सॉल्व हो रही है। फिर ये देखो यहाँ पे ये क्या है? ये इनकम है, इनकम 1 से 3 हुई, इनकम 3 गुना बढ़ गई, और ये डिमांड देखो कैसा हुआ, 2.5 था 8 हो गया, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? उस केस में 1.1 आएगा।
बहुत ज़्यादा का यहाँ पे सिंपली मतलब परसेंटेज वाइज, तो ये 1.1 आया, यानी 1 से ज़्यादा है तो ये लग्जरी गुड के केस में हो रहा है। लोगों की 1 रुपये इनकम थी, मान लो 100 रुपये इनकम थी, 100 से 300 हो गई, तो अब जो डिमांड था ना, मान लो यहाँ पे 2.5 नहीं ऐसे ले लेते हैं ना कि 100 रुपये इनकम थी, अब 300 हो गई इनकम बढ़ के। पहले कोई किसी भी कंजम्पशन किसी भी गुड्स की डिमांड थी 250 यूनिट, तो वो अब बढ़ के कितना हो गया, देखो यहाँ पे 3 गुना हुआ है, बट ये 750 नहीं होगा, 750 से ज़्यादा होगा, 3 गुना से भी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, मान लो 800 हो गई या 900 हो गई या 4 गुना बढ़ गई, लेट सपोज 1000 हो गई। तो जब आप इसे प्लॉट करोगे, सिंपली सॉल्व करोगे, तो आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, यानी ये लग्जरी गुड के केस में हो रहा है। तो माइंड में आपके एग्जाम्पल चलना चाहिए कि लोग एसी कार वगैरह ज़्यादा परचेज करने लग जाएंगे जब उनकी इनकम बढ़ेगी। तो इनकम भले ही थोड़ी सी बढ़ रही है, बट यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा देखने को मिल रहा है डिमांड में। देन इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, देखो 1 रुपये इनकम थी, 3 रुपये हो गई, तो यहाँ पे 2.5 थी, पहले 2.5 यूनिट की डिमांड थी, अब 1.5 यूनिट हो गई, यानी यहाँ पे क्या हुई डिमांड इसके मुकाबले, क्योंकि ये 3 गुना बढ़ी है, उल्टा यहाँ पे कम हुई है डिमांड। तो ये देखो 0.2 आया, वो भी माइनस में, यानी 0 से कम आया। 0 से कम आया, दैट मीन्स क्या हुआ, ये इन्फीरियर गुड्स हैं, खराब क्वालिटी के गुड हैं, तभी तो लोग कम खाना पसंद कर रहे हैं या कम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर उनकी इनकम बढ़ रही है तो इनकम बढ़ रही है, वो अच्छी चीज़ें खरीदने लग जा रहे हैं। वैसे ये टेबल मैंने यहाँ भी दे दिया, आप एक बार इसे पढ़ोगे, देखो इन्फीरियर गुड के केस में क्या हो रहा है, 0 से यहाँ पे कम है, यानी नेगेटिव इलास्टिसिटी है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, तो 0 इलास्टिसिटी, देन ये पूरा इसका 5 टाइप है। ना ये सवाल करो, अब ये इससे भी एक लेवल अप का क्वेश्चन है, सेम पेपर में पूछा गया है। तो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड एंड टाइप ऑफ फर्म के बारे में आपको बताना है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विथ अ कम्पिटेटिव फर्म। दूसरा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विथ अ मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटेटिव फर्म। अगर आपको ये फर्म के बारे में पता है, कम्पिटेटिव क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, तो वेल एंड गुड, नहीं तो समझते हैं। एक बार आप इन्हें समझ लोगे टाइम दे करके, तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन से ही समझा दूंगा। जैसे ये देखो, ये सीडीएस में इन्होंने पूछा, क्या पूछा है इन्होंने, ये पूछा है कि एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे फर्म्स सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं, दोनों में फ़र्क है। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम, सिमिलर मतलब एक जैसे। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो 4 तरह के कंपटीशन होते हैं फ्री मार्केट में। तो किसी फ्री मार्केट में ना 4 तरह के कंपटीशन होते हैं। पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होंगे, तो ये याद रखना कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होंगे, पहली चीज। दूसरा ये कि प्रोडक्ट सेम होगा, ठीक है, होमोजीनस प्रोडक्ट होगा। तीसरी बात ये कि जो प्राइस है वो मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है, प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। और चौथी चीज ये कि सेलर का कंट्रोल 0 होता है। सेलर का कंट्रोल क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है। देन इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या है, वो है, पहले मोनोपोलिस्टिक ही बता देता हूँ। मोनोपोलिस्टिक, देखो ये मोनोपोली से अलग है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ध्यान समझना, सबसे ज़्यादा सवाल मोनोपोलिस्टिक से ही पूछे जाते हैं। बहुत सारे सेलर ऑफर करते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं। दूसरी चीज़ ये कि प्रोडक्ट स्लाइटली डिफरेंट होता है, ब्रांडिंग अलग होगी, क्वालिटी अलग होगी। मान लो आपको चना दाल बेचना है मार्केट में, तो आप अपनी पैकेट में लेबलिंग लगाओगे, दूसरे प्रोडक्ट के दूसरी लेबलिंग होगी, तो ये है तो चना दाल ही है ना, बट इनमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ब्रांडिंग अलग है। तो ये क्या हुआ, ये मोनोपोलिस्टिक है, हमेशा ये माइंड में रखना, ये मोनोपोली नहीं है, मोनोपोलिस्टिक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, सिंगल सेलर नहीं है। और प्रोडक्ट जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है, प्रोडक्ट स्लाइटली डिफरेंट है, यानी ब्रांडिंग क्वालिटी वगैरह ये अलग होंगे। और इसके अलावा प्राइस पर थोड़ा कंट्रोल तो होता है, क्योंकि जो कंपनी है फेमस हो गई है वो थोड़ा मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं चलती ना, वो अपने अकॉर्डिंग चलती है, तो इस हिसाब से। और कंज्यूमर अवेयर होते हैं प्राइस डिफरेंस से, सेलर को कुछ हद तक कंट्रोल यहाँ पे मिलता है, ठीक है, सेलर एक्सर्ट सम कंट्रोल। देन मोनोपोलिस्टिक के बाद ओलिगोपोली होता है। तो ओलिगो वर्ड का मतलब आपको पता होगा, ओलिगो का मतलब फ्यू होता है। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है, देखो, तो यहाँ पे ओलिगो मतलब फ्यू होता है, जैसे किंगडम रूल बाय ए फ्यू, ओलिगार्की मैंने बताया ना हिस्ट्री में। तो यहाँ पे फ्यू सेलर सप्लाई करते हैं साइजेबल पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट को, और इनका भी कुछ कंट्रोल होता है प्राइसेस में, क्योंकि इनके प्रोडक्ट सिमिलर से होते हैं। जब कोई कंपनी अपने प्राइस को लोअर करती है तो अदर भी उसको फॉलो करते हैं। तो इस हिसाब से
और या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिर्फ कुछ बड़े सेलर ही डोमिनेट करते हैं, क्योंकि प्राइस और बहुत चीज़ें मैटर कर जाती हैं ना इस एस्पेक्ट में। तो प्रोडक्ट सेम या डिफरेंट हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। प्रोडक्ट कैन बी सेम और डिफरेंट, फर्स्ट थिंग इज। और प्राइस पर थोड़ा कंट्रोल होता है, या यूँ कहें प्राइस पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। जैसे टेलीकॉम हो गया, एयरलाइंस हो गए, कितनी चीज़ें ये कंट्रोल करके रखे होते हैं अपने हाथों में, क्योंकि फ्यू प्लेयर्स हैं और इस पर अब बहुत चर्चा भी हो रही है। जैसे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप समझ गए, मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूँ। देन इसके बाद मोनोपोली। तो मोनोपोली में क्या होगा, बताने की नीड है क्या? मोनोपोली में पहली चीज़ तो ये कि सिर्फ एक सेलर होगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज सिंगल सेलर होंगे, ओनली वन सेलर इन द मार्केट। और मार्केट कुड भी है जोग्राफिकल एरिया, जैसे मान लो कोई बहुत ही वीरान सी जगह, वहाँ पे एक ही दुकान, तो मोनोपोली वाला एग्जाम्पल है ये। और सिंगल सेलर ऑब्वियसली मार्केट प्राइस को कंट्रोल करेगा, इनफैक्ट प्राइस भी सेलर डिसाइड करेगा, तो यहाँ पे जीरो कंपटीशन है। तो ये 4 टाइप है, अब आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो पहला कह रहे हैं ना कि मार्केट सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे फर्म है, तो बहुत सारे फर्म है तो मोनोपोली देखते ही आप काट दोगे। सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं बेच रहे हैं, सिमिलर बेच रहे हैं, देखो आइडेंटिकल नहीं है ये, तो आंसर क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक, सीडीएस का क्वेश्चन। देन देखो अगला, मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, होमोजीनस यानी सिमिलर से प्रोडक्ट है, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब आपको इस टर्म का मतलब भी समझ आ रहा होगा। फॉर एन इंडिविजुअल फर्म एंड नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय फर्म्स इज टर्म्ड एज ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि ना लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, होमोजीनस प्रोडक्ट है, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी है और कंट्रोल है प्राइसेस में, सॉरी नो कंट्रोल है प्राइसेस में। तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइसेस में। देखो मोनोपोलिस्टिक में मैंने आपको बताया है कि सेलर का कुछ कंट्रोल तो होता ही है, क्योंकि सिमिलर से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ब्रांडिंग, लेबलिंग, इन चीज़ों में। बट यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है प्राइस में। और इनफाइनाइट इलास्टिसिटी है, मतलब थोड़ा भी आप प्राइस चेंज करोगे तो डिमांड में बहुत बड़ा फर्क दिखने वाला है, राइट? क्योंकि बहुत सारे फर्म्स हैं, वो आपसे नहीं किसी और से खरीद लेंगे। यहाँ मंडी है, मान लो सब ने सेम तरह के गेहूँ उगाए हैं, लेट सपोज, मुझे नहीं पता प्राइस, लेट सपोज 20 रुपये केजी है। तो अब आपने सोचा नहीं मैं 25 में बेचूंगा, तो दूसरे लोगों से, दूसरे किसानों से परचेज कर लेगा, राइट? तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन। बाकी चीज़ें तो एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। ये सवाल देखो ईपीएफओ का है, कौन सा फीचर नहीं है मोनोपोलिस्टिक का? पहला कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है, बिल्कुल ये तो फीचर है। दूसरा कह रहे हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट, मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। तीसरा प्रोडक्ट इन द मार्केट इज होमोजीनस। चौथा सेलिंग कॉस्ट आर यूज्ड फॉर सेल प्रमोशन। क्या होगा इसका आंसर? देखो इसका आंसर सी होगा। होमोजीनस मतलब सेम, आपने पढ़ा ना केमिस्ट्री में, सेम। तो सेम प्रोडक्ट नहीं होते, सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, सेम नहीं। सो आंसर इज सी, क्योंकि ये गलत है। बाकी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं बिल्कुल, और सेलिंग कॉस्ट का यूज होता है सेल प्रमोशन के लिए। अगला ये क्वेश्चन देखो, रिसेंट का ही सवाल है सीडीएस का, कह रहे हैं मोनोपोलिस्टिक के बारे में बताइए। तो पहला है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बिल्कुल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। बैरियर्स टू एंट्री, नहीं एंट्री बैरियर क्यों होगा, कोई भी आकर अपने सामान बेच सकता है मोनोपोलिस्टिक के अंदर। होमोजीनस प्रोडक्ट एकदम सेम टू सेम नहीं होता, सिमिलर से प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनस नहीं होते। तो आई गेस आंसर ए होना चाहिए। सीडीएस का क्वेश्चन है, मार्केट इन विच देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट ईच सेलर सेल्स समवॉट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट, मतलब अलग ही बेच रहे हैं लेकिन क्लोज तरह के प्रोडक्ट है, मतलब सिमिलर से हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक। तो कई बार पूछ रखा है इन्होंने, तो उम्मीद है आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी। अब ये सवाल देखो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विथ अ कम्पिटेटिव फर्म, और दूसरा कह रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक जो डिमांड है वो एसोसिएटेड है मोनोपोलिस्टिक के साथ। अब आप थोड़ा इसमें लॉजिक लगाओ पहले, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या होना चाहिए, देखो पहली चीज़ ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक का मतलब क्या है, पहले ये क्लियर होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। सो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस चेंज होगा थोड़ा सा भी, तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इनफाइनाइटली, ठीक है। तो इवन अ टाइनी इंक्रीज इन प्राइस तो पीपल कैन बाय जीरो, और इवन अ टाइनी डिक्रीज इन प्राइस पीपल वांट अनलिमिटेड क्वांटिटी। जैसे मान लो 100 डिफरेंट सोप्स हैं,
है ना, और आपको सेम प्रोडक्ट परचेज करने के ऑप्शन है, सेम आप सब में परचेज कर सकते हो। तो अगर कोई सेलर ने 41 में बेचा, डिमांड क्रैश हो गई, जीरो हो गई यहाँ पे इस केस में, क्योंकि बाकी लोग इनके दुकानों को छोड़कर दूसरी दुकान की तरफ स्विच करने लग जाएंगे। तो इस हिसाब से कस्टमर आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू प्राइस। तो ये होती है परफेक्टली इलास्टिक, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। देन इसके बाद होता है इसका जस्ट उल्टा, वो होता है परफेक्टली इलास्टिक का उल्टा क्या होगा यहाँ पे, वो होगा परफेक्टली इन इलास्टिक, जो कि सेकेंड स्टेटमेंट में इन्होंने पूछ रखा है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में ये होगा कि नो मैटर हाउ मच द प्राइस चेंज द क्वांटिटी डिमांड रिमेन द सेम, क्योंकि ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो प्राइस चेंज हुआ, यहाँ पे प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं आया, क्वांटिटी ज्यों की त्यों है। प्राइस 100 हो, 500 हो, 1000 हो, जो डायबिटिक पेशेंट है या जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो सेम अमाउंट में कंज्यूम होने वाली है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी आप कह सकते हो जीरो है। और परफेक्टली इलास्टिक यानी यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ऐसे लिख लो फॉर बेटर क्लैरिटी। अब आप इसे एसोसिएट करो, तो ये कह रहे हैं कम्पिटेटिव फर्म। तो कम्पिटेटिव फर्म में क्या होगा, बहुत सारे सेलर हैं। ठीक है, आप अगर 100 दुकानें हैं, पूरा कम्पिटेटिव मार्केट है, तो अगर किसी ने प्राइस बढ़ाया 40 की जगह 41 करा, तो लोग दूसरी दुकानें परचेज कर लेंगे। यानी ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। यानी यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा फर्क, मतलब इनकम से बहुत ज़्यादा, जो प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा डिमांड अफेक्ट हो रही है। अगर किसी ने थोड़ा भी प्राइस इंक्रीज करा तो लोग बाकी दुकानों में स्विच कर जाएंगे। यानी इस केस में जो डिमांड है वो जीरो हो जाएगी। और अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होता है तो सारे लोग उसी में आकर परचेज करने लग जाएंगे। यानी ये क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा कह रहा है परफेक्टली इन इलास्टिक इज एसोसिएटेड विथ अ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटेटिव फर्म। देखो मोनोपोलिस्टिक में भी अगेन बहुत सारे सेलर हैं, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कैसे होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक का सिंपल मतलब ये है कि प्राइस चेंज हो रहा है और क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर यहाँ पे 50 दुकानें हैं, ठीक है, सिमिलर तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेट सपोज कि वो चना थाली बेच रहे हैं, और अगर ये 100 रुपये केजी बेच रहे हैं, कोई दूसरा दुकानदार 200 रुपये बेच रहा है, कोई 1000 रुपये बेच रहा है, तो सिंपल सी बात है कि अगर क्वालिटी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो आप इसकी जगह इससे खरीद लोगे, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको टर्म्स में क्लैरिटी है ना, तो बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। मोनोपोलिस्टिक में ये नहीं होगा, ये मोनोपोली के केस में होगा। मोनोपोली में एक ही दुकान है, वो कितना ही प्राइस इंक्रीज कर ले, डिमांड उसकी कम नहीं होने वाली। तो इस हिसाब से मोनोपोलिस्टिक वाली बात ये गलत है, मोनोपोली के केस में सही है। सो यार डिकोड करके आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये देखो। कुमार यूज्ड टू ईट 30 समोसा इन अ मंथ व्हेन द प्राइस ऑफ ईच समोसा वाज ₹12। जब 12 रुपये थे ना समोसा, 12 रुपीज़ पर पीस, तो 30 समोसा महीने के अंदर खाता था, एक दिन में नहीं। उसके क्या कह रहे हैं ये कि जब प्राइस क्या हुई, 15 हो गई, ठीक है, 12 से 15 हो गई, तो ये कितना समोसा कंज्यूम कर रहा है, 20 समोसा। तो इसको कह रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी किस तरह से बढ़ी फॉर समोसा बाय कुमार। तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालना कितना आसान है, ये तो फार्मूला ऊपर ही हमने डिस्कस कर रखा है, कोई फार्मूला तो याद करने की भी नीड नहीं है वैसे। बट देखो इन्होंने ये बता रखा है ना कि क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी 2, यानी पहले जो क्वांटिटी थी बाद में जो आई, देन इसके बाद y1 माइनस y, और ये डिवाइड कर रहे हैं y1 से, यानी जो इनिशियल थी, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम इज इनकम इलास्टिसिटी। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें ऊपर में क्या रखना है, क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज जो आया क्वांटिटी डिमांडेड में, और यहाँ पे जो चेंज आया प्राइस में। तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, देखो पहले थी 12 रुपये जब पीस थी, है ना, ये 12 थी प्राइस इनिशियली, फिर 15 हो गई, और समोसा कंजम्पशन कितना था 30, और ये बाद में 20 हो गया। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कंजम्पशन है और ये प्राइस है। तो क्वांटिटी पहले कितनी थी 30, बाद में 20 हुई, तो हम क्या लिखेंगे 30 माइनस 20, और इनिशियली कितनी थी 30 थी, डिवाइडेड बाय पहले प्राइस कितनी थी 12 माइनस बाद में प्राइस कितनी होगी 15, इसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल प्राइस से यानी 12 से। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 10/30 यानी 1/3, और ये आ गया -3/12 ना, यानी ये 1/4। तो ये सॉल्व करने के लिए -1/3 इंटू 4, तो ये आ गया माइनस का 1.33। आंसर इज ए 1.33। कर लोगे ऐसे सवाल, इजिली सॉल्व कर लोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर एंड अ राइज इन प्राइस इंक्रीजेज इट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी। तो ये क्या कह रहे हैं, जब प्राइस में डिक्रीज आया, प्राइस जब फॉल कर गई, तो इससे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, यानी जो ओवरऑल खर्चा था ना वो कम हो गया। तो ये इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन की लैंग्वेज डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहे हैं, प्राइस घट रहा है तो एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, तो और प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है।
ऐसा किस केस में होगा? देखो मान लो सॉल्ट है, ठीक है, प्राइस ओल्ड क्या थी? ओल्ड प्राइस थी लेट सपोज 10 रुपीज़ पर पैकेट। बाद में न्यू प्राइस क्या हो गई? न्यू प्राइस हो गई 8 रुपीज़, ठीक है, प्राइस डिक्रीज हो गई। अब कंजम्पशन पे क्या फ़र्क आएगा? पहले मान लो आपके घर में 10 पैकेट आ रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है कि अब प्राइस 10 से 8 हो गई पर पैकेट, तो आप 20 लाइन लग जाओगे, थोड़ा बहुत मान लो, फिर भी आप 11 ला रहे हो। तो अब जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? पहले था 100 और अब है 88, यानी अभी भी एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्राइस बढ़ी बट एक्सपेंडिचर स्टिल कम है। तो इस केस में क्या हम कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि प्राइस जिस हिसाब से घटा है उस हिसाब से कंजम्पशन नहीं बढ़ पाया, उस परसेंटेज में कंजम्पशन नहीं बढ़ पाया, तो ओवरऑल हमारी एक्सपेंडिचर कम ही रही। तो व्हेन अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर, तो प्राइस कम हुआ और जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो कम हो रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? 1 से कम होगी। 1 से कम होगी, दैट मीन्स कौन सा आंसर है? आंसर बी है, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा वाला हो गया और ये इन्फाइनाइटी भी नहीं है, 1 भी नहीं है। सो आंसर इज, क्योंकि 1 तो यूनिटरी के केस में होता है, यानी जिस परसेंटेज में डिमांड बढ़ी उसी परसेंटेज में प्राइस भी बढ़ा, तो वो तो है नहीं यहाँ पे केस। सो आंसर इज बी। अच्छा, अगर यहाँ पे वो पूछते कि क्या होता व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज द टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज, तो उस केस में क्या होता? इलास्टिसिटी मोर देन 1 आती है ना, क्योंकि वहाँ पे डिमांड इलास्टिक है, यहाँ पे इन इलास्टिक है, इसलिए 1 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइंड, यानी किस तरह से मैग्नीट्यूड डिसाइड होती है प्राइस इलास्टिसिटी की इंडिविजुअल गुड के केस में? बाय द डिग्री टू विच द गुड इज अ नेसेसिटी और लग्जरी, यानी गुड कैसा है, नेसेसिटी है या लग्जरी है, उसके हिसाब से। दूसरा, सब्सिट्यूट है या नहीं। तीसरा, रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में रेट इनकम ग्रोथ कैसा हो रहा है। चौथा कह रहे हैं बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड इन कंज्यूमर बजट। देखो ये ना 3 गलत है, क्योंकि इकोनॉमी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, ये देखो इंडिविजुअल गुड की बात कर रहे हैं, तो ये पर्सनल इनकम के बेस पे होता है, ठीक है। तो तीसरा हटा दो आप, बाकी सही है 1, 2 और 4। अब ये तो मैटर करेगा ही कि गुड नेसेसिटी या लग्जरी, क्योंकि नेसेसिटी चीज़ें होंगी तो प्राइस थोड़ा बढ़ भी जाएगा, लोगों को खरीदना ही पड़ेगा मजबूरी बस। और अगर एक्सट्रीमली नेसेसिटी है तब तो फिर कोई चारा ही नहीं है। लग्जरी गुड्स हैं तो लोग कम परचेज करने लग जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएगा। तो बाय द एक्सटेंट टू विच सब्सिट्यूट, हाँ सब्सिट्यूट अगर रहेगा और किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो लोग दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ भागेंगे, जैसा कि हमने मोनोपोलिस्टिक की केस में देखा है। और चौथा भी कह रहे हैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस, हाँ बिल्कुल कंज्यूमर के बजट के अकॉर्डिंग भी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो ये हो गए सारे सवाल। अच्छा, और भी एक क्वेश्चन है, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? वाट एवर द चेंज इन प्राइस देर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन डिमांड। दूसरा कह रहे हैं फॉर अ स्मॉल चेंज इन प्राइस देर इज स्मॉल चेंज इन डिमांड, यानी थोड़ा प्राइस बदला तो थोड़ा सा डिमांड भी बदल गया। उसके बाद कह रहे हैं फॉर अ स्मॉल चेंज इन प्राइस देर इज लार्ज चेंज इन डिमांड, और चौथा फॉर अ लार्ज चेंज इन प्राइस देर इज स्मॉल चेंज इन डिमांड। सारा गलत है, बस ए सही है। देखो प्राइस में कितना भी बदलाव आ जाए, कोई चेंज ना होना डिमांड में, तो होता है जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या आएगी? इलास्टिसिटी आएगी 0। और इसका मतलब यह है कि प्राइस कितना भी इंक्रीज हो, वो ग्राफ याद है, वो ग्राफ याद है आपको, कितना भी वो प्राइस इंक्रीज हो, ये हर बार आप देखो तो सेम ही रहने वाला है। ये क्यों सेम रहने वाला है? क्योंकि ये नेसेसिटी गुड्स हैं या बिल्कुल अर्जेंट इंपॉर्टेंस के हैं। जैसे मेडिकल वाला मैंने एग्जांपल दिया था, मेडिकल इमरजेंसी है तो लाइफ की बात है यहाँ पे, तो डिमांड में कोई बदलाव नहीं आने वाला, प्राइस कितना भी बढ़िया घट जाए। तो इस हिसाब से जीरो प्राइस इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। ये मैंने पूरा लिख भी दिया है, हालांकि अब तो पूरा क्लियर होगा आपको, क्रिस्टल क्लियर। इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ द प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज कंज्यूमर बाय द सेम अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस। प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डिमांड है वो रहेगी। सिचुएशन कब होता है? जब गुड परफेक्टली इन इलास्टिक हो, या फिर आप कह सकते हो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एसेंशियल है, लाइफ सेविंग है, कोई सब्सिट्यूट नहीं है इनका, और फिक्स्ड क्वांटिटी में ही इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन वगैरह, सॉल्ट वगैरह के केस में। तो प्राइस कितना भी हो, लोग नमक खाना तो नहीं छोड़ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिली होगी इस टॉपिक में। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो समग्र बैच, और अगर CDS CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सूर्यवीर बैच के साथ जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।